हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 2 चैप्टर 7। ये किस चीज़ का यूनिट 2 है? तो नेट सेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है। और जो हमारे कोर्स को जुड़ना चाहते हैं वो रेवा इंस्टीट्यूट से ऐप डाउनलोड कर लीजिए रेवा इंस्टीट्यूट का, और कोर्स से हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक है। इसमें अभी तक हम लोग ने यूनिट 1 पूरा पढ़ लिया है जिसमें 5 चैप्टर्स थे। यूनिट 2 का भी हमने 6 चैप्टर पढ़ लिया है, और यूनिट 7 का हम आज 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये फुली डेमो क्लास है, यूट्यूब पे भी रहेगी। ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल। ठीक है, मतलब पोएट्री का जो पुनर्जागरण काल है उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और ये जो कोर्स है पूरा, ये एमपी सेट स्पेशली है और नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। तो चलिए, इसमें पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल में अगर फर्स्ट पॉइंट देखें, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है द रिवाइवल इज पोएट्री विटनेस द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोनेट बाय वॉट एंड सोरे। ठीक है। तो अगर हम एज ऑफ रिवाइवल की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट दो व्यक्ति हैं वो हैं बाय वॉट, ठीक है, एंड सूरी। ठीक है। ये जो विलियम वॉट हैं और जो सूरी हैं, ठीक है, जो वॉट और जो सूरी हैं, ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? इन्होंने सोनेट को विख्यात किया था। सोनेट पे इन्होंने बहुत सारी पोएट्री लिखी थी। ठीक है। तो ये हैं वॉट एंड सूरी, ये दो राइटर हैं एक्चुअली। ठीक है, पोएट। The pastoral poetry, allegory, ballad, satire and didactic poem were the न्यू ट्रेंड ऑफ द एज। अब ये जो एज है पोएट्री ऑफ रिवाइवल, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पोएट्री जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या हुई हैं, फेमस हुई हैं, जैसे कि एल्गोरी। ठीक है, जैसे कि एल्गोरी, जैसे कि बैलेड, जैसे सटायर, जैसे डिटेक्टिव पोएम। ठीक है। तो ये इस एज में बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, फेमस हुए हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, The poet, the poet of the age were divided into category of English Chaucerian, Scottish Chaucerian and the New Courts poet। अब यहाँ पे जो ये एज है द एज ऑफ रिवाइवल पोएट की, इसको तीन भागों में बांटा गया है। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश चौसेरियन है, स्कॉटिश चौसेरियन है एंड द न्यू कोर्ट्स पोएट है। ठीक है। तो 3 पार्ट्स में बटे हैं, इनको तीनों को हमको पढ़ना है अच्छे से, और साथ में इसमें कौन कौन से पोएट हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो ये एक मैंने आपको बताया था वॉट एंड सोरे, ये दो जो पोएट हैं, इंट्रोड्यूस द सोनेट विद द मटेरियल राइमिंग स्कीम। मतलब इन्होंने एक विशेष प्रकार की राइमिंग स्कीम पर सोनेट लिखे थे। ठीक है। जो इंट्रोड्यूस किसने कराया था? वॉट ने और सोरे ने। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो वॉट है ना, ये पहले मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने सोनेट को इंग्लिश में लिखा था। ठीक है। इससे पहले वो इटालियन थी। ठीक है। द पीरियड फॉलोइंग द डेथ ऑफ जॉफ्री चौसर विटनेस अ वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल रेंज। ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले का जो वो पीरियड था वो था चौसरियन एज थी। ठीक है। अब चौसर जॉफरी चौसर एक्सपायर हो गए, उसके बाद का भी ये रेंज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो पोएट्री ऑफ रिवाइवल है, उस समय जो राजा इंग्लैंड में जो किंग हैं वो रूल्ड कर रहे थे, वो थे हेनरी फाइव। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हेनरी फाइव उस समय क्राउन थे। तो हेनरी फाइव वॉज क्राउन एज द किंग इन 1413। हेनरी फाइव रिसॉल्व द रिवाइव द ऑल अगेंस्ट फ्रांस एंड स्टेक हिज क्लेम टू द फ्रांस थ्रोन। ठीक है। यहाँ पे जब हेनरी फाइव थे, इस समय की बात है, लगभग 15 सेंचुरी की बात है। तो उस समय पे क्या था कि जो हेनरी फाइव थे, इनका जो फ्रांस के साथ क्या चल रहा था, लड़ाई भी चल रही थी। ठीक है, मतलब युद्ध भी चल रहा था। तो वही रिवाइव वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना है। The periods following the death of Chaucer was largely a barren period that did not produce any work of note। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पीरियड चल रहा है, कौन सा वाला, जो द एज ऑफ रिवाइवल। ठीक है। तो ये एकदम चौसर के हिसाब से, ये बिल्कुल ही चौसर के लिए ये एकदम से क्या है, बिल्कुल वॉरेन है। मतलब इसमें वॉरेन मतलब बंजर, मतलब एक भी इन्होंने राइटिंग इसमें नहीं की है। देखिए लिखा भी है, पीरियड डेट डिड नॉट प्रोड्यूस एनी वर्क ऑफ नोट। ठीक है। तो कोई किसी भी प्रकार का इन्होंने नोट्स या वर्क यहाँ पे नहीं लाए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें जो लाइन है, इन द एज ऑफ रिवाइवल द फोकस वॉज मोर ऑन क्लासिक लर्निंग। ठीक है। द एज ऑफ रिवाइवल द फोकस वॉज मोर ऑन क्लासिकल लर्निंग। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
इन द एज ऑफ रिवाइवल जो है ये क्लासिक लर्निंग पर ज़्यादा क्या किए हैं, फोकस किए हैं, ठीक है, इसके जो राइटर्स हैं, ठीक है। अब इस पे हम कुछ चीज़ें और देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो पोएटिक ट्रेंड्स इन द एज ऑफ रिवाइवल, अब जो पोएटिक टर्म्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, मतलब किस चीज़ पर ज़्यादा पोएट्री लिखी जा रही है, कौन सा ऐसा पोएट्री का मेन फॉर्म्स है जिसको बहुत ज़्यादा फेमस किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पोएट्री प्रीवेलेंट इन द एज ऑफ रिवाइवल, ठीक है। तो कुछ फॉलोइंग्स हैं जिसमें हम पहले देखते हैं। सबसे पहले पेस्टोरल। तो पेस्टोरल एक एलजी का प्रकार भी है, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया भी था। तो ड्यूरिंग दिस एज द पेस्टोरल मोड कम विकेम एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल ऑफ सटायर ऑफ कोर्ट एंड अर्बन लाइफ, ठीक है। तो अर्बन लाइफ, ठीक है, और सटायर पे, मतलब एक पेस्टोरल मतलब जो पोयम है ना, इसका एक मतलब ये हुआ कि व्यंग, ठीक है, मतलब व्यंग टाइप का मारने के लिए व्यंग टाइप की पोयम अगर लिखना है तो हम इस लिटरेरी फॉर्म का प्रयोग क्या करते हैं, किया करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अलेक्जेंडर वर्कले प्रोड्यूस 5 एक्लोग्स। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि अलेक्जेंडर जो वैकले हैं वो पेस्टोरल के लिए, पेस्टोरल फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के लिए बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, फेमस हुए हैं। तो इनका आपको नाम याद रखना है। इन्होंने लगभग 5 इस पे वर्क भी क्या किए हैं, लिखे हैं, मतलब 5 पोएम्स भी इस पे इन्होंने लिखी है। This mode is in the 14th century and it was later developed by Spencer in 16th century. अब यहाँ पे ये जो मॉड है पेस्टोरल एलजी का, इस पे जो वर्क किया है वो आपके कौन है, स्पेंसर, कि 16th सेंचुरी पे उन्होंने क्या किया, अच्छे वर्क किए हैं। हालांकि इस पे वर्क 14th सेंचुरी से भी चल रहा था, लेकिन इसको जो अच्छा डेवलप किया है वो किसने किया है, स्पेंसर ने किया है। और इसमें जो कुछ परिवर्तन किए गए हैं, है ना, वो किसके द्वारा किए गए हैं, स्पेंसर के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पेस्टोरल को। और उसके बाद हम जो सेकंड पोयम है, सेकंड पोयम का जो फॉर्म है वो है एल्गरी। एल्गरी जो होता है वो चौसर्स एल्गरी वॉज इमिटेटेड बाय द इंग्लिश एंड स्कॉटिश चौसेरियन, ठीक है। मतलब जो इंग्लिश चौसेरियन और स्कॉटिश चौसेरियन जो एज के व्यक्ति हैं, उनमें सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस कराया है वो किसने कराया है, चौसर ने कराया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। Chaucer's work, which had the most influences on his successor, were the Parliament of Falls, the Book of the Duchess and the House of Fame, ठीक है। तो यहाँ पे जो चौसर हैं, देखिए चौसर, ये जो चल रहा है अभी समय ना, इसमें चौसर की क्या होती है, इसी समय डेथ होती है, मतलब इसके पहले का जो समय था वो चौसर का था। अब चौसर जा चुके हैं, अब चौसर के आएंगे कौन, सक्सेसर, आगे वाले लोग, और वो क्या करेंगे, इस बुक पे और ज़्यादा क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने बुक बताई हुई हैं जो एल्गोरी पे हैं। वो कौन सी है, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम। ये 3 जो ऐसी पोयम्स हैं जो किसके द्वारा लिखी गई हैं, वो लिखी गई हैं आपके इस टाइम के एज वाले जो राइटर थे, एल्गरी वाले, ठीक है। विलियम डनवर्स, द गोल्डन टार्ज, स्टेफन हाउस एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू एंड लिग्रेट्स टेम्पल ऑफ ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक आपके राइटर का नाम याद रखिएगा, विलियम वन डम्बरस, ठीक है, द गोल्डन ट्रीज, स्टेफन हॉल्स एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू, ये इन्हीं का है ना, एंड द लिडगेट टेम्पल्स ऑफ ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ काइंड। मतलब जो एल्गरी है ना, ये इनकी हैं, ठीक है, किसकी किसकी, जो विलियम्स डंडर की है द गोल्डन टार्ज, ठीक है। सेकेंड है स्टेफन की, कौन सी है, हॉवेल्स, स्टेफन हॉवेल्स की कौन सी, एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू, एंड लिगेट्स की कौन सी है, तो टेम्पल ऑफ ग्लास, ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, ठीक है। अब हम अगर थर्ड की बात करें तो बैलेड है, थर्ड नंबर कौन सा है, बैलेड। तो नरेटिव पोएम्स ऑफ यूजली ओरिजन बैलेड्स बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग 15th सेंचुरी, ठीक है। तो बैलेड्स जो है वो क्या है, बैलेड्स जो है नरेटिव पोएम ऑफ यूजली ओरिजन, नरेटिव पोएम जो होती है उससे इसको यूजली क्या किया गया है, निकाला गया है। बैलेड मतलब एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि एक नरेटिव पोएम मतलब कोई स्टोरी, और स्टोरी को ही हम क्या करें, पोएम में क्या कर दें, बदल दें,
उसको क्या कहा जाता है, आपका बैलेट कहा जाता है, ठीक है। बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग 15 सेंचुरी, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि 15 सेंचुरी में इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया या पॉपुलर हुई है, ठीक है। और वो जो समय है बैलेट का वो कौन सा है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो है आपका कौन सा पोएटिक चल रहा है, रिवाइवल, ठीक है, पोएटिक एज ऑफ रिवाइवल। तो ballads about Robin Hood were being sung from the late 14th century and winking day words around 1895, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको मैं बता दूं कि ये 14th सेंचुरी लेट मतलब 15th सेंचुरी स्टार्टिंग पर बैलेट को लिखा जाना चालू किया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक राइटर का आप नाम देख लीजिए, वो है विंकिंग डे वर्ड्स। इनका जो है वो 1895 में इन्होंने भी क्या किया है, वर्क इस पे किया है, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर बैलेट्स ऑफ दिस एज वर लैम लैम्किन, द वाइफ ऑफ यूसर्स बेल, ठीक है, चेवी चेज एंड लॉर्ड लैंड। तो इस तरह के कुछ बैलेट के जो पॉपुलर जो एग्जाम्पल हैं उस समय के, वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि लैम्किन, द वाइफ ऑफ उशर्स बेल, और चेवी चेज एंड लॉर्ड लैंडर रॉ रैंडल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान दे के रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सटायर एंड डिटेक्टिज्म, ठीक है। सटायर एंड डिटेक्टिज्म मतलब इसमें क्या क्या है, तो ये भी फोर टाइप है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के फोर टाइप है, ठीक है। सटायर, बोथ अलेक्जेंडर बर्कले एंड जॉन स्केल्टन हैड अ सेंस ऑफ आउटरीच एट द कंटेम्पररी सीन, ठीक है। मतलब ये जो दोनों लोग हैं ना, ये समकालीन हैं, कौन कौन, अलेक्जेंडर बर्कले एंड जॉन स्केल्टन, ये दोनों मतलब एक ही समय के आदमी हैं, दोनों मतलब समकालीन राइटर पोएट हैं। देयर वर्क्स रिफ्लेक्ट दिस सटायरिस्ट आउटरीच, ठीक है, देयर वर्क रिफ्लेक्ट देयर सटायरिस्ट आउटरीच। बर्कले's ship of fools saw the world एज अ कलेक्शन ऑफ फूल्स, ठीक है। तो बर्कले से जो बर्कले की जो क्या है शिप ऑफ फूल्स है, सॉ द वर्ल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फूल्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एक इनके क्या कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन मतलब जिसमें कई सारी पोयम होती हैं, वो किसकी है, बर्कलेस की। कौन सी है, शिप ऑफ फूल्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। कुछ कैटेगरी पे बांटा गया है पोएट्री ऑफ रिवाइवल को, तो उसको हम देखते हैं क्या है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ द पोएट ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल, द पोएट्स ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल आर डिस्क्राइब्ड इनटू थ्री कैटेगरीज। इसका मतलब ये है, जो पोएट है ना, द पोएट ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल आर डिस्क्राइब इनटू थ्री कैटेगरीज, मतलब जो पोएट के एज है, एज ऑफ रिवाइवल, इसको थ्री कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है, तो फर्स्ट वन इज इंग्लिश चौसेरियन, सेकंड वन इज स्कॉटिश चौसेरियन, और थी निकोट्स पोएट, ठीक है। इनके बारे में अब हम अलग अलग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ये आपके इंग्लिश चौसेरियन हो गए, ठीक है। इंग्लिश चौसेरियन में हम कुछ लोगों को आज पढ़ते हैं, फिर सेकंड क्लास में इनको हम और डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश चौसेरियन की अगर हम बात करें तो उस पर क्या महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लिश चौसेरियन वर अ ग्रुप ऑफ 15 and 16th century poets whose work were influenced by Geoffrey Chaucer. They used Chaucerian diction and phraseology और पोएटिक फॉर्म्स। मतलब यहाँ पे इनका कहने का मतलब सिंपल सा है कि 15 और 16 सेंचुरी में जो ये पोएट का जो ग्रुप था उसको इंग्लिश चौसेरियन कहा जाने लगा, ठीक है। और ये जो है सीधे सीधे क्या थे, जॉफ्री चौसर से सीधे सीधे इन्फ्लुएंस थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये पोएट लिखना जानते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखना चाहते थे, ठीक है। दे यूज्ड चौसेरियन डिक्टेशन एंड फ्रेजोलॉजी और पोएटिक फॉर्म, ठीक है। दे यूज चौसेरियन डिक्शन एंड फ्रेजोलॉजी और पोएटिक फॉर्म्स। और ये चौसेरियन की ही क्या की मतलब तरह की क्या करते थे, पोयम लिखते थे, उसी तरह का इसका जो फॉर्म होता था, ठीक है। अब कुछ मैं आप लोग को नाम बताऊंगा, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो इंग्लिश चौसेरियन के कुछ राइटर्स मैं आपको बताता हूँ। थॉमस हॉकलिब, ठीक है, 1969 पे इनका जन्म हुआ और 1462 पर इनकी डेथ हुई, ठीक है। फिर क्या है, थॉमस हॉकले वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर, तो चौसर के ही जो एज का जो कंटेम्प्रेरी है मतलब समकालीन कहा जाता है किसको, थॉमस को, ठीक है।
ही वॉज प्रोबेबली बॉर्न इन लंडन अराउंड 1369। 1369 पे इनका क्या हुआ था लगभग, लंदन में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, ठीक है। हॉकलिफ माइट हैव डाइड अराउंड 1426-27 इन साउथ बिग इंग्लैंड, ठीक है। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो भी इंग्लैंड में हुई है, ठीक है। अब मैं कुछ आपके इनके लिटरेरी कैरियर के बारे में बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इनका जो फर्स्ट वर्क है, ठीक है, जो फर्स्ट वर्क है वो कौन है, इज लेटर ऑफ क्यूपिड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1402। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्टेनिटी इज लेटर ऑफ क्यूपिड जो है ये इनका फर्स्ट वर्क है और ये जो पब्लिश हुआ था 1402 पे हुआ था, ठीक है। इप्स्टर एउडियो डी एमरस, ये पूरा नाम है, कितना खतरनाक नाम है, ठीक है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा या कुछ क्लू बना के याद कर लीजिएगा। 1399 पे आया था। हिज वर्क पोयम, हिज नेक्स्ट पोयम वॉज ला मेल रिगले, ये कब आया था, 1406 पे, ठीक है। नेक्स्ट है डी रेजिमेन प्रिंसिपम, ये आया था 1411 से 12 में, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, इनके बारे में ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी इसकी 2-3 क्लासें और होंगी, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरी क्लास मैंने आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 7 यूनिट 2 का बताया, ठीक है, पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एग्ज़ाम पे अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस नेट सेट के कोर्स में आपको सिंपल सी बात बताता हूँ क्या क्या आपको मिलेगा। तो आपको मिलेगा ना, सबसे पहले आपको पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पूरा पीडीएफ नोट्स डिजिटल फॉर्म पे ऐप में मिलेगा, ठीक है। और यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। दूसरा, उसके बाद आपको वीडियो क्लास मिलेगी, ठीक है, वीडियो क्लास रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिलेगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या मिलेगी, आपको मिलेगा 4000 क्वेश्चन, ठीक है, 4000 क्वेश्चन। 4000 क्वेश्चन पे लगभग मैंने आपको 700 के आसपास क्वेश्चन मैंने करा भी दिए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आप लोग को धीरे धीरे दे रहा हूँ, उनको आप सॉल्व करते चलिए। तो ये पूरी चीज़ें मैं आप लोग को देता हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं देता हूँ ना उसका पीडीएफ नोट्स भी निकलवा सकते हो, प्रिंट भी करवा सकते हो, क्योंकि मैं उसको व्हाट्सअप ग्रुप में देता हूँ, ठीक है। तो इतना काम कीजिए, और अगर आप लोग जुड़ेंगे हमसे तो निश्चित तौर पे आप लोग का एमपी सेट और नेट के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा ये क्लास, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।